शुरू करें निर्वाचन आयोग से। ठीक, ये संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 में दिया गया। मतलब निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, और कुल 324 से 329 का तक निर्वाचन आयोग के संबंध में व्यवस्था की गई संविधान। निर्वाचन आयोग को अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में भी जाना जाता है। वो कैसे जाना जाता है वो आगे टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले समझ लें कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो देख रहे होंगे बोर्ड पे, देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब पहले आम चुनाव हुए 1951-52 में, तो उसके पहले एक निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ी। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई का नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली। तो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना ये तो एक इसका बहुत जरूरी कार्य है। अब उसमें जरूरी ये था कि सिर्फ कराएगा कहाँ चुनाव, केंद्र और राज्यों के संबंध में। अनुच्छेद 327 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के संबंध का मतलब है लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव। उपराष्ट्रपति, और उसके लिए एक विशेष इनको ये अथॉरिटी दी गई कि सिर्फ 2 ही चुनाव करवाएंगे, केंद्र सरकार संबंधित या राज्य सरकार संबंधित, मतलब दोनों या नहीं और। लेकिन एक चीज इनके अधिकार से बाहर रखी गई, ये कि ये नगर निगम या नगर निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे। उसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग अलग से बनाया गया। मतलब ये है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि निर्वाचन आयोग जो है, भारत निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है, तो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। उसका स्थानीय निकाय से कोई लेना देना नहीं है। अब देख लें इसकी संरचना कैसी है। अभी वर्तमान में बहुसदस्यीय है, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्यीय आयोग था जिसमें सिर्फ एक अध्यक्ष होता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 के बाद से इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। उसके बाद पुनः इसे 1990 में फिर से एक सदस्यीय बना दिया गया, और धीरे धीरे 1993 में जब गवर्नमेंट थी पीवी नरसिम्हा राव की, पीवी नरसिम्हा राव, उनकी सरकार में फिर से इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया पुनः से। और तब से आज तक ये आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, 3 सदस्यीय ही है। 3 सदस्यीय का है या बहुसदस्यीय का है। और जो इसका कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, या इन दोनों में जो पहले पूरा हो जाए। इसका मतलब थोड़ा समझ लो, 6 वर्ष और 65 वर्ष का। अब मान लो किसी निर्वाचन आयुक्त की उम्र 62 वर्ष हो गई है और उसे नियुक्त कर दिया गया, तो अब वो 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं ले सकता, क्योंकि अधिकतम आयु कितनी है 65, तो 3 वर्ष ही कार्यकाल ले पाएगा। ठीक, अब अगर मान लो किसी की उम्र 52 वर्ष हो, तो उसे ये नहीं कि अब वो 65 साल तक जाएगा, तो उसे अधिकतम 6 वर्ष मिलेगा। मतलब या 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो इसमें पहले हो जाए, जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। हाँ ठीक, और जो सदस्य हैं उनका 6 वर्ष, लेकिन अधिकतम 62 वर्ष, थोड़ी कम कर दी गई है। स्थिति वही है। ठीक, अब ये थोड़ी सी नोट करने वाली बात है कि 1972 से पहले जो निर्वाचन आयोग था, इसका कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल 8 वर्ष होता था, लेकिन 1972 से इसे कर दिया गया 6 वर्ष। और पहले चुनाव समिति थी, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो उसका चयन कैसे होगा। अब जो नई समिति बनाई गई उसमें यह है कि भारत का प्रधानमंत्री होगा, नेता विपक्ष होगा, या मतलब जो विपक्ष में सबसे बड़े दल का नेता, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके दल का नेता होगा, और एक केंद्रीय मंत्री होगा।
ठीक, जो अभी वर्तमान में लागू कर दी गई है। तो ये परामर्श देंगे जिस व्यक्ति के लिए, उसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाएगा। मतलब नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग के अध्यक्ष को। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी और ये अपना कार्यकाल जो है पूरा करेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि इनकी तो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई, अब हटाने की प्रक्रिया है। तो हटाने का वही नियम है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का है। ठीक, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, वैसे ही मतलब कि अगर ये संविधान के अनुरूप कार्य ना करें, अपने मन से कुछ काम करें जिससे संविधान के नियमों का अवहेलना हो या उल्लंघन, तो इनको हटाने का प्रावधान है। और जैसे 2 सदस्य हैं इसमें, 3 सदस्य, एक अध्यक्ष हो गया, 2 अन्य हो गए। ठीक, इधर हम लोग लिख देते हैं, ये मान लो एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हो गए। तो ये अध्यक्ष इन दोनों को चाहे तो नहीं हटा सकता, सदस्यों को। ये राष्ट्रपति से अनुशंसा करेगा हटाने के लिए, तो हटाए जा सकते हैं, लेकिन ये स्वयं चाहे तो नहीं हटा सकता है। तीनों में कोई समानता नहीं है, ना सदस्यों में ना अध्यक्षों में, कि अध्यक्ष ये सोचें कि हम तो अध्यक्ष हैं, ये सदस्य हैं, तो हम इनसे सीनियर हैं। सीनियर सिर्फ इतने हो कि जो बेंच लगेगी उसमें अध्यक्षता करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। बाकी सब सुविधाएं तीनों को बराबर मिलती हैं। अब इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति इसको भी नहीं डायरेक्ट हटा सकते हैं, या तो कार्यकाल पूरा होगा या जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया इस संविधान के खिलाफ या ऐसा कुछ काम करें जिसके खिलाफ, जिससे इन्हें क्या मतलब समाज में दिक्कत उत्पन्न हो या सरकार को लगे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो इनको हटा दिया जाएगा अध्यक्ष को, या कार्यकाल पूरा कर लिया। तो ये देख लो एक बार फिर से चुनाव समिति के बारे में। जो अभी नई भाजपा सरकार है, उन्होंने एक सिस्टम ये बना दिया है कि जो इनका चुनाव आयोग होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो भाजपा का ही होगा। दो कैसे होगा, 3 लोगों को चुनाव करना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। उसमें होगा कौन? एक देश का प्रधानमंत्री, एक नेता विपक्ष, जो विपक्ष पार्टी का सबसे बड़े पार्टी का दल का नेता होगा, और एक केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री कौन होता है? जिसकी सरकार है। तो 2 तो यही हो गए। अब ये जिसके लिए नाम दे देंगे वही बन जाएगा। ये बड़ी सोची समझी चाल है। अगर हमारी व्यक्तिगत राय देखी जाए तो इसमें जैसे ये दे रखा है ना प्रधानमंत्री, ये नहीं होना चाहिए, या केंद्रीय मंत्री नहीं होना चाहिए। अगर ये है नेता विपक्ष ले रहे हो, प्रधानमंत्री ले रहे हो, तो फिर एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, ताकि तीनों अलग अलग रहें तो उसमें कुछ सहमति बन सके। अब केंद्रीय मंत्री मान लो आप ही का है और आप ही प्रधानमंत्री है, तो 2 तो एक तरफ जाने हैं। तो ये नेता विपक्ष क्या करेगा? अभी अधीर रंजन चौधरी है नेता विपक्ष में, उनसे कहा गया तो बोले हम नहीं ऐसे कैबिनेट में शामिल हो गए, इसमें समिति में क्या करें? जब कोई वजूद नहीं है उसका, तो उसमें शामिल होने कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अब सरकार का है, मान लो बहुमत में है तो जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो हमारा व्यक्तिगत विचार है, केंद्रीय मंत्री रखो या आप खुद रखो, एक को हटाइए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रखो। पीछे ठीक। अब देखो अनुच्छेद 326 में है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार। ठीक, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब वे सभी भारतीय नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज है, ठीक, उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा। अच्छा, एक इसी में और थोड़ा समझ लो। पहले 21 वर्ष था, 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1986 में, तब से 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक, उसके पहले 21 वर्ष थी। अच्छा, वोट डालने का अधिकार किन्हें नहीं है? 2 इसके अपवाद है विशेष करिए। एक वह व्यक्ति जिसको न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित कर दिया गया है कि तुमने चोरी किया था, या मतलब खासकर जघन्य अपराध में, ठीक, जघन्य अपराध में घोषित कर दिया गया है, तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, मतलब सजा पा गया हो उसमें। और दूसरा मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति जो पागल होता है, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ठीक, अब
जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसकी कुछ मांग पहले से उठ रही थी 1950 के पहले से। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ जो, उसमें कांग्रेस ने सबसे पहले राजनीतिक समानता की बात की या मांग रखी। और उसके पहले 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो साइमन कमीशन के समक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग रखी। और उन्होंने एक चीज कही थी कि चुनाव समाज में जो पीड़ित वर्ग हैं उनको अधिकार देने की सबसे सरल और मजबूत प्रक्रिया है। ठीक, अब उसके बाद जो पदस्थ होते हैं जो सदस्य अनुच्छेद 324 का 2 के अनुसार पद से हटाना होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया हटाने की वही प्रक्रिया है इनको, जो निर्वाचन आयोग है उनके सदस्यों को हटाने की। अब उसमें है क्या, अगर ये चाहे भी सुप्रीम कोर्ट नहीं, अध्यक्ष के हम सदस्यों को हटा देंगे तो नहीं हटा पाएगा, अभी बताया पीछे। और राष्ट्रपति अगर चाहे कि हम अध्यक्ष को हटा दें तब भी नहीं हटा पाएगा। ठीक, और राष्ट्रपति चाहे कि सदस्यों को हटा दें सीधे तब भी नहीं हटा पाएगा जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ये न कह दे कि हाँ इनकी कमियां इन्हें हटाना चाहिए। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त जब सिफारिश करेगा कि सदस्यों को हटाना चाहिए तब हट जाएंगे। ठीक, राष्ट्रपति उनको हटा देगा। अब चुनाव आयोग के कुछ कार्य होते हैं। जैसे चुनाव तिथि का निर्धारण करना, ये निर्वाचन आयोग तय करता है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव कब होने हैं। ये सरकार नहीं कि हम चाहे आज चुनाव करवा लें, जब निर्वाचन आयोग घोषणा करते। ठीक, दूसरा मतदाता सूची तैयार करना। जैसे गांव में खूब बीएलओ की ड्यूटी लगा दी जाती है, जितने मतदाता हैं वो 18 साल के बच्चे हैं, 18 वर्ष के ऊपर हो गए हैं, वो अपने अपने वोटर वो दे दें, आधार कार्ड दे दें, फोटो दे दें, वोट बनते हैं। तो ये काम कौन तैयार करवाता है? वो लगाए चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करवाता है। ठीक, तो मतदाता सूची निर्वाचन में तैयार। फिर दलों को मान्यता देना, कौन दल क्षेत्रीय है, कौन दल राष्ट्रीय है, कौन दल राज्य स्तर का है, उनके अपने अलग अलग मानने का भी उनको समझा दे रहे हैं, उनको मान्यता देना। फिर चुनाव चिन्ह देना, जैसे नई पार्टी बनती है तो उनका चुनाव चिन्ह होता है। जैसे बसपा का देखते हो हाथी है, भाजपा का कमल है, तो ये सब चुनाव चिन्ह कौन देता है? निर्वाचन आयोग। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें देख लो, इसका एक अपवाद है। जो मतदाता सूची तैयार की जाती है उसमें अनुच्छेद 325 उसमें ये प्रावधान है, नियम है कि किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर ये नहीं उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है कि तुम इस धर्म के हो या निम्न जाति के हो, तुम्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये इसे खंडित करता है अनुच्छेद 325। किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति है, वो अगर वो 18 साल से ऊपर है, मतदाता सूची में उसका नाम है, तो उसे वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक, पहला जब आम चुनाव हुआ 1952 में, उसी के साथ परिसीमन आयोग की स्थापना कर दी गई। परिसीमन आयोग का कार्य ये होता है कि प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद, प्रत्येक लोकसभा चुनाव में मतलब एक लोकसभा चुनाव हो जाए उसके 10 वर्ष बाद उसे पूरे आंकड़े इकट्ठा करना, मतलब क्षेत्र देखना होता है। परिसीमन किया जाता है कि कहाँ कितना वोटर बढ़ा है। जैसे अब मान लो थोड़ी देर के लिए कानपुर का मान लो ये जोन हो, यहाँ पे मान लो 10 लाख वोटर हो। अब 10 साल के बाद कुछ नहीं तो कम से कम 15 लाख के आसपास पहुंच जाए तो क्षेत्र इसका बढ़ेगा। तो इसीलिए विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र कम ज्यादा किए जाते हैं, क्योंकि परिसीमन होता है तो उसे पता चल जाता है कि किधर क्षेत्र विकसित हो रहा है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है। तो पहला परिसीमन आयोग आया 1952 में, दूसरा 63 में, तीसरा 73 में। फिर सरकारों का दौर चालू हुआ गठबंधन वाला, ये ऐसे परिसीमन हो ही नहीं पाया, बीच में मध्यावधि चुनाव होना शुरू हो गए। फिर 2002 में आए, इसके जो अध्यक्ष थे परिसीमन आयोग के कुलदीप सिंह थे। इसके बाद अभी परिसीमन आयोग नहीं बना है, मतलब 5वां अभी गठित नहीं हुआ है। जब गठित होगा तो फिर से जनगणना के बाद ये लोकसभा जब चुनाव हो जाएगा 24 के बाद 26 में हो या जब हो, तो उसके बाद वो 5वां परिसीमन आयोग होगा। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला परिसीमन आयोग कब गठित हुआ? 52 में। इस समय कौन सा चल रहा है? 2002 का चौथा परिसीमन आयोग। दूसरा कब आया? 1963 और तीसरा 1973 में। ठीक, इसमें से हाँ ठीक। तो कार्य थोड़े कार्य और देख लीजिए। चुनाव रद्द करना, दूसरा
आचार संहिता, उपचुनाव करवाना, मध्यावधि चुनाव करवाना और आम चुनाव करवाना। खर्च तय करना, मतलब चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अलग होता है कि कितना खर्च करेगा एक क्षेत्र में, और लोकसभा में अलग। फिर पात्रता की, कौन व्यक्ति लड़ सकता है चुनाव, कौन नहीं लड़ सकता है। और प्रशिक्षण मतदाताओं के लिए, मतलब जो मतदाता उन्होंने बताया था वोट डालने का तरीका, कि कहीं गलत ना वोट पड़ जाए या नोटा ना ज्यादा दबा दें। जैसे वो जो बैलेट पेपर बताते थे कि एक में ऐसे दबाओ, फिर इसे फोल्ड करो, दूसरे में स्याही न लगे, तो ये सब काम चुनाव आयोग के हैं। अब ये थोड़ा समझने से पहले ये समझ लो, जो उपचुनाव होते हैं इनमें एक आयोग का मध्यावधि चुनाव, इसका मतलब थोड़ा समझ लो। उपचुनाव का मतलब ये होता है जैसे किसी सीट पर एक या एक से अधिक, 2, 4, 6 हो सकती हैं, कोई विधायक या सांसद अपने पद से इस्तीफा दे दे, या वो उसकी मृत्यु हो जाए, या ऐसा हो जाए कि उसे पद छोड़ना पड़े, तो उस सीट पर चुनाव करवाया जाता है, वो कहलाता है उपचुनाव। और वो सीट भरने के लिए अधिकतम जो सीमा होती है 6 महीने। कई बार 6 महीने से अधिक हो जाती है, कैसे हो जाती है वो समझ लो। मान लो 6 महीने के अंदर चुनाव होना था, और चुनाव के दरमियान ये पाया जाता है कि जिस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है जिस सीट के लिए, अब मान लो वहाँ पैसा बांटा जा रहा है किसी भी सदस्य के द्वारा, दल के द्वारा जो प्रत्याशी है, और निर्वाचन आयोग के इसके सबूत मिल जाते हैं, तो वो उसको रद्द कर देगा, उस चुनाव, उस सीट को, और फिर अगले 6 महीने बढ़ जाएगा, मतलब अगले 6 महीने के लिए बस। ये एक शर्त, मतलब अपवादित कर सकते हो, नहीं तो 6 महीने में भरना होता है। और जो मध्यावधि चुनाव होते हैं, जैसे गठबंधन सरकार बनी और बीच में टूट गई, ठीक, और उसके लिए फिर से जब चुनाव होगा तो क्या होगा, वो वहां से नई लोकसभा विधानसभा गठन होगा, और वो पूरे 5 साल चलेगा। उपचुनाव में क्या होता है, शेष समय के लिए चुनाव होता है। जैसे मान लो ये लोकसभा चल रही है, अभी तो 6 महीने चुनाव लड़ने से बचे हैं, अगर 6 महीने से कम बचेंगे तो उपचुनाव होगा नहीं। 6 महीने से मान लो अधिक है, किसी भी विधायक या सांसद की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है, वो सीट खाली है, तो वहां चुनाव करवाया जाएगा। तो जो नया सांसद बनेगा वो सिर्फ 6 महीने के लिए, मतलब जब लोकसभा चुनाव आगे होगा उसके लिए। लेकिन जो मध्यावधि चुनाव है उसमें क्या है, जहां से मध्यावधि चुनाव होगा, चाहे 3 साल सरकार के हो गए, फिर सरकार गिर गई, नए चुनाव होंगे, तो ये पूरा 5 साल है। जैसे आम चुनाव होते हैं 5 साल में, वैसे ही मध्यावधि चुनाव, बस इनमें क्या, जब सरकार टूटेगी फिर से चुनाव होगा। ठीक, जैसे जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार बने तो 33 दिन मुख्यमंत्री रहे, नहीं 33 दिन, 49 दिन रहे, ठीक, और उन्होंने सरकार गिरा दी, तो वहां मध्यावधि चुनाव हो गए, दोबारा से चुनाव हुए, फिर केजरीवाल जीत गए, फिर उन्हें 5 साल पूरा मिला, ये नहीं 49 दिन उसमें जोड़ दिए गए। ठीक, अब देख लो ये थोड़ा दलों का, दल में क्या है, हाँ थोड़ा सा एक कभी पॉइंट ये है, थोड़ा सा इसको देख लो। अगर चुनाव चिन्ह संबंधित विवाद है तो इसका निपटारा कोर्ट नहीं करेगा, कौन करेगा, आयोग। इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है। ठीक, अनुच्छेद 103 के अंतर्गत, ठीक, राष्ट्रपति, मतलब केंद्र की बात हो रही है, अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यों की जो विधानसभा है उनकी सदस्यों की अयोग्यताओं को लेकर के चुनाव आयोग को राष्ट्रपति सिफारिश करते देते हैं कि ये आयोग पाए जा रहे हैं, उनके हिसाब से पाए गए तो इनकी सदस्यता रखते। जैसे इस समय भाजपा में देख रहे हो 44-45 विपक्ष की पार्टी के सांसदों की सदस्यता चली गई। अब वो उनका अपना निजी मामला है, अब भाजपा चाहती है कि तुम रहो ही ना संसद में, ना विपक्ष होगा ना सवाल उठेंगे। ठीक, तो और अगर राज्यों की बात की जाए तो अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल सिफारिश करेगा किसी भी सदस्य की अयोग्यता को लेकर के। ठीक, अब देख लो राज्य स्तरीय दल का दर्जा, कोई भी पार्टी राज्य स्तरीय दल है तो कैसे पहचानोगे। जैसे समाजवादी पार्टी है वो राज्य स्तरीय दल है, लेकिन जो बसपा है वो राष्ट्र स्तरीय है, भाजपा है राष्ट्र स्तरीय, कांग्रेस है राष्ट्र स्तरीय। इस समय जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं अभी उनको बता देंगे, पहले 8 थी, इस बार 6 रहेगी। ठीक, पहली कंडीशन क्या कि विधानसभा या संसदीय आम चुनाव, संसदीय मतलब जो लोकसभा चुनाव होते हैं उनमें वैध मतों का 6% उस पार्टी को वोट मिले या 3 सीटें जीते हुए। ठीक, पहली शर्त। दूसरी शर्त, या विधानसभा में 3% सीटें जीते। ठीक, जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें 3% सीटें जीते। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में 403 है तो 400 का 3%, 12 हो जाएगा कि कम ज्यादा होगा, 400 का 3% निकाल लो, 3/7
कितना हो गया 12, मतलब कम से कम 12 सीटें जीते। या लोकसभा में प्रति 25 सीट के हिसाब से, मतलब अगर 25 सीट हैं, प्रति 25 सीट में एक सीट जीते तब भी उसे राज्य स्तरीय दर्जा मिल जाएगा। या विधानसभा या लोकसभा में वैध मतों का 8% नहीं, कुल मतों का 8% उसे मिला। तो ये हो गया राज्य स्तरीय के लिए। अब आ जाओ राष्ट्रीय स्तर के हैं उनके लिए। 4 राज्यों की विधानसभाओं में कम से कम 6% मत मिले, या लोकसभा में 6% मत मिले। ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा है, ठीक। मतलब 4 राज्यों में कम से कम जो विधानसभा है, 4 राज्यों की विधानसभा में उसे 6% मत मिले वैध मतों का, वो जो खराब कर दिए जाते हैं मत वो नहीं, रिजेक्ट वाले नहीं। या लोकसभा में 6% मत मिले, या राज्यों में 4 लोकसभा सीटें उसको मिले, मतलब कम से कम 4 लोकसभा सीटें वो जीते। लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो 4 लोकसभा सीटें कहाँ होनी चाहिए, कम से कम 3 राज्यों से हों, या न्यूनतम 2% मत मिले, या 11 सीटें मिले, ठीक। फिर 4 राज्यों से राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। अगर ये कुछ ना है तो कम से कम ये जो मानक है ऊपर राज्य स्तरीय दल के, कम से कम 4 राज्यों में उसका प्रदर्शन ऐसा रहा हो, 4 राज्यों से राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो, तो क्या बन जाएगा राष्ट्रीय पार्टियां। अब देख लो राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी हैं, ठीक। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई। दूसरा भारतीय जनता पार्टी 1980 में, बहुजन समाज पार्टी 1984, आम आदमी पार्टी 2012, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1964 और एनपीपी 2013। जिन एनपीपी मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 में हुई। इसके पहले 8 राष्ट्रीय दल थे जिनमें 2 राष्ट्रीय दलों की पात्रता छिन गई। तो ये क्या बोले राष्ट्रीय पार्टी बता दीजिए। राष्ट्रीय पार्टी इच्छा है कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, नेशनल पीपल्स पार्टी, इनकी स्थापना जो क्रम से लिखी हुई है। अब चुनाव सुधार संबंधी 4 समितियां आई थी प्रमुख। संथानम समिति 1962, तारकुंडे समिति 1974, दिनेश गोस्वामी 1990 और इंद्रजीत गुप्ता 1998। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से चुनाव आयोग या चुनाव सुधार से संबंधित समिति है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लो। जैसे सबसे पहले नोटा का प्रयोग। नोटा का मतलब ये होता है कि हम किसी भी पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारा वोट कुएं में जा रहा है। जैसे कहते हैं हम अपना वोट कुएं में फेंक देंगे तो मैंने देंगे, जो किसी को नहीं देता वो नोटा को देता है। 2013 से लागू हुआ, ठीक। और एमपी छत्तीसगढ़ में पहले बार प्रयोग किया गया। आचार संहिता का प्रयोग 1971 से किया गया, उसके पहले नहीं होता था। आचार संहिता मतलब जो कहते हैं 24 घंटे पहले दारू नहीं बटेगी, ठेका बंद हो जाएगा, 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद कर दोगे। ये 5वें आम चुनाव से, मतलब 1971 में जो आम चुनाव हुआ वो 5वां था। इसके पहले 1960 के दशक में ही केरल में आदर्श आचार संहिता लागू थी। केरल मतलब बहुत आगे चल रहा था, और उसके बाद में धीरे धीरे हर जगह लागू हुई। अब 61वां संविधान संशोधन, थोड़ा सा पीछे हमने बताया, उसमें 1986 बता दिया है, थोड़ा कैसे कर लेना उसमें। 1989 इसमें यह कर दिया गया जो मतदाता है उसकी उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और इसी के संबंध में 52वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 1985 में, जिसमें दल बदल कानून बनाया गया। तो दल बदल कानून अभी बता रहे हैं, इसको थोड़ा देख लो। 104 में एंग्लो इंडियन आरक्षण जो उसे खत्म कर दिया गया। संविधान का संशोधन 104 एंग्लो इंडियन लोकसभा और राज्यसभा जो विधानसभा है उनमें जो आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया। अब मतलब लोकसभा की सीटें अधिकतम अगर पूछी जाएंगी तो 550 रह गई, मतलब 552 हो जाती थी, 550। अब 52वां दल बदल कानून, मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है या किसी पार्टी से जीतता है या निर्दलीय जीतता है, तो पहले पार्टी का समझ लो। अगर पार्टी से जीतता है तो वो अगर अपने दल की सदस्यता छोड़ के दूसरे दल में मिलता है जाके, तो उसे दल बदल कानून के अंतर्गत निरस्त कर दिया जाएगा उसके पद को, वो सदस्य नहीं रह जाएगा। लेकिन उसमें एक शर्त है, अगर वो अपने पार्टी के 1/3 सदस्यों को तोड़ ले जाए, ठीक, अगर अपने पार्टी के 1/3 सदस्यों को तोड़ ले जाए तो दल बदल, इसे बता रहे हैं 52वां संशोधन हुआ 1985। इसमें तो क्या कहा गया,
अगर मान लो एक कोई बीएसपी का है या एसपी का है या किसी भी पार्टी का है, अगर मान लो 100 सीटें जीतता है और इसमें से अगर 10 चाहें कि हम चले जाएं भाजपा में शामिल हो जाएं और जीतने के बाद, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो अपने कुल दल का 1/3 जाते हैं दूसरे दल में तो वो मिल सकते हैं, उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन अगर उससे कम जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। दूसरी शर्त, जो सदस्य राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा सांसद होते हैं, उसमें अगर कोई राज्यसभा सांसद 6 महीने के अंदर किसी दल की सदस्यता स्वीकार कर लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। अगर 6 महीने के बाद सदस्यता स्वीकार करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। मतलब ये समझ लो राज्यसभा है, अगर 6 महीने के बाद तो क्या हो जाएगी उसकी सदस्यता रद्द, और अगर 6 महीने के अंदर करता है तो रद्द नहीं की जाएगी। उसका मतलब ये होता है जो राज्यसभा सांसद होते हैं तो उन्हें विधायक चुनते हैं। अगर 6 महीने के अंदर किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले रहे हैं तो इससे यह मान लिया जाता है कि इन्होंने जिस दल के अंतर्गत इनका चुनाव हुआ है इन्होंने उसी दल की सदस्यता को स्वीकार किया है। और अगर दूसरे दल की सदस्यता स्वीकार लेते हैं तो इन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन कब हो? 6 महीने के अंदर इन्होंने किसी दल की सदस्यता को स्वीकार किया। ठीक। और एक कंडीशन है, अगर एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है और 2 सीटों से चुनाव जीत जाता है, मान लो यहाँ पे लोकसभा सीट है कोई और नीचे कोई विधानसभा सीट है, ठीक, तो उसमें से उसे एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर वो नहीं छोड़ता है तो लोकसभा की सीट खाली मानी जाएगी और उसे अधिकतम 14 दिन दिया जाता है छोड़ने के लिए कि तुम छोड़ दो। ठीक। अब ऐसे विधान परिषद में है, मान लो विधान परिषद में कोई बन जाता है, विधानसभा का भी है, तो इन दोनों कंडीशन में 10 दिन दिए जाते हैं। और अगर नहीं छोड़ते हो तो ये हमेशा बड़ा वाला जो पद होता है वो खाली माना जाएगा। जैसे राज्यसभा उच्च सदन, वैसे विधान परिषद उच्च सदन। फिर से समझ लो, एक कोई व्यक्ति है लोकसभा में भी नियुक्त हो गया, निर्वाचित हो गया और विधानसभा में भी है पहले से, तो उसे एक पद 14 दिन के अंदर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसका लोकसभा का पद खाली माना जाएगा। ठीक। वैसे विधान परिषद और विधानसभा में अगर अपना पद नहीं छोड़ता है तो विधान परिषद की सीट खाली मानी जाएगी। ठीक। तो अब वो व्यवस्था खत्म हो गई कि एक व्यक्ति 4 जगह से 4 सीट बना रहेगा, एक ही सीट पे लड़ोगे चुनाव, वहीं से जीतो चाहे हारो, एक ही सीट पे रह सकते। ठीक। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे देख लो थोड़ा सा, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये पहले थे। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त को या निर्वाचन आयुक्त को। ठीक। तो ये था निर्वाचन आयोग। इससे संबंधित जो समस्या हो वो पूछ लेना बाद में। ठीक।